नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। रेल कर्मचारियों को बोनस और पूर्वोत्तर के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी के साथ ही कांडला बंदरगाह के विकास और एलपीजी की आपूर्ति करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अनुदान का भी फैसला लिया गया। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। दो विशेषज्ञ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कैबिनेट के बड़े फैसले पर देख लेते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बजट में घोषित पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद 6,600 करोड़ रुपए की लागत से पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को फंड करना है। पीएम डिवाइन योजना को भी मंजूरी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मूल उद्देश्य है वो पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करना, पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविकाओं की गतिविधियों को सक्षम करना और विभिन्न क्षेत्रों में डेवलपमेंट गैप्स को भरने का काम भी करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने इन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का वन टाइम ग्रांट दिया है, ताकि आम लोगों पर बढ़ती कीमतों का बोझ न पड़े। 300% दाम दुनिया के कई देशों में एलपीजी के बढ़े हैं। जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है, ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है, उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में दीनदयाल पोर्ट के लिए पीपीपी मोड के अंतर्गत कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी दे दी। साथ ही पीपीपी मोड के तहत ही निर्माण, संचालन और हस्तांतरण पर कांडला में कक्ष की खाड़ी में टूना टेकरा से बहुउद्देशीय कार्गो के विकास को भी मंजूरी दे दी गई। गुजरात में दीनदयाल पोर्ट, जो कि सालाना लगभग 127 मिलियन टन की क्षमता रखता है, पीपीपी मोड के अंतर्गत बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के मोड पर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बने, जो टूना टेकरा में है, और साथ ही साथ मल्टीपर्पज कार्गो का भी वहां पे डेवलपमेंट हो। ये दो निर्णय वहां पर लिए गए। कुल मिलाकर इन दोनों के ऊपर 5,963 करोड़ रुपया खर्च होगा। अन्य फैसलों में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.27 लाख रेल विभाग के कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिए जाने का भी फैसला लिया। रेल विभाग के कर्मचारियों को यह 78 दिन का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपए होगी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समितियों संशोधन विधेयक 2022 को भी मंजूरी दे दी। इस पहल का मकसद सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना है, और यह भी सुनिश्चित करना है कि सहकारी समितियों से जुड़े लोग ही चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकें। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कैबिनेट ने के ये बड़े फैसले पर आपने रिपोर्ट देखी, और इन फैसलों की क्या अहमियत है, इसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिशिर सिन्हा, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत शिशिर। और आज की अगर फैसलों की हम बात करें शिशिर, तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि जो पीएम डिवाइन योजना, उसको मंजूरी दी गई है। जो उत्तर पूर्व है उसके विकास के लिए बजट में उसकी घोषणा की गई थी और उसको मंजूरी दी गई है। खासतौर पर पूर्वोत्तर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस में पूर्वोत्तर का विकास, जिसे कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो कितनी ज्यादा है। तो क्या ये जो आज का फैसला है वो उसी दिशा में एक बड़ा कदम है? इसको दो तरीके से आप देखिए। अगर हमें दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जाना है तो वहां के लिए रास्ता जो है वो हमारा पूर्वोत्तर से होकर के जाता है।
अब बुनियादी सुविधाओं का विकास होता है तो कारोबार व्यापार के लिए वो रास्ता काफी बेहतर साबित हो सकता है। दूसरा पहलू यह है कि किसी भी क्षेत्र में जब बुनियादी सुविधाएं विकसित होती है तो वहां का सामाजिक विकास भी होता है। पूर्वोत्तर में काफी विकास हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी उसमें और ज्यादा जिसे कहा जाए कि जरूरत है। और ये इसमें चूंकि अगर आप पीएम डिवाइन की आप बात करें तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपको सड़कें बनानी है या रेल मार्ग विकसित करने हैं, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे सुविधाओं को विकसित करने की बात की जा रही है। तो एक तरफ यह है कि औद्योगिक विकास को गति मिले, दूसरी तरफ यह है कि सामाजिक विकास को गति मिले, और इन दोनों का फायदा ये होगा कि उस पूरे क्षेत्र का जो है वो विकास और तेज हो सकेगा। बिल्कुल, ये विकास तेज हो सकेगा और इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा ये इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि कुछ और जो बड़े फैसले हैं शिशिर, जिसमें कि खास तौर पर बात किया जा सकता है कि गुजरात में जो कांडला दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है, उस पोर्ट के विकास में पीपीपी की भागीदारी दी गई है। ये इस चीज की हम लोग प्रायः चर्चा करते रहते हैं कि अगर आपको निवेश की जरूरत है तो उसको हमें पीपीपी मॉडल, सबसे संतुलित मॉडल भारत जैसे देश के लिए कहा जा सकता है। तो क्या उसी मॉडल को अब कांडला पोर्ट के विकास के लिए भी लागू करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है? देखिए, बुनियादी सुविधाओं के विकास में आज जो एक बड़ा जोर है इस बात पे कि हम सामान लाने ले जाने यानी कि लॉजिस्टिक की लागत हम कम कैसे कर सकते जी, और दूसरी तरफ हम गति शक्ति की भी बात कर रहे हैं। तो अगर पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी ऐसे माध्यम है, चाहे वो सड़क हो, चाहे रेल हो, बंदरगाह हो, वायु हो, उनको विकसित करने की बात है। अब यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि सरकार के पास संसाधन सीमित है, पूरा का पूरा पैसा केवल सरकार लगा ये मुमकिन नहीं होता है। तो ऐसे में आपके पास विकल्प क्या है कि या तो आप उसे पूरी तरह से निजी क्षेत्र को दे दें और या फिर निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करें। तो ये जो बंदरगाह के मामले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये एक बेहतरीन तरीका होता है जिसमें आपके पास संसाधन भी आते हैं और सरकार का जो है एक तरीके से कहा जाए उस पूरी व्यवस्था पर नजर भी होता है, नियंत्रण भी होता है, नियमन भी होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से आपके बंदरगाह का विकास होगा। और हम सभी जानते हैं कि पश्चिम भारत में समुद्री रास्ते के जरिए निर्यात को काफी हद तक बढ़ावा मिलता है। अगर बंदरगाह विकसित होता है तो उसका सीधा सीधा असर आपके निर्यात पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि अब घरेलू रास्तों में भी समुद्री मार्ग के जरिए सामान पहुंचाने के लिए आपको बेहतर बंदरगाह की जरूरत है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि पश्चिम भारत से दक्षिण भारत में जाना है, क्या वो कोई रास्ता बन सकता है, क्या वो संभव होगा? तो वो समुद्री रास्ते से सामान देश के भीतर भी अगर आप पहुंचाते हैं तो उसकी लागत कम हो जाती है। बिल्कुल, यही वो लॉजिस्टिक प्राइस है जिसको कम करने की जरूरत है। रेल मार्ग और सड़क मार्ग की तुलना में तो काफी उसमें कमी आ जाती है। बिल्कुल सस्ता पड़ता है। और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि जो पीपीपी मॉडल है वो बिल्कुल अच्छा साबित हुआ है। और उसमें जैसा कि आपने कहा कि दोनों की अच्छाइयां आ जाती हैं कि एक जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसकी, प्राइवेट कंपनियों की और प्राइवेट पूंजी निवेश की, और साथ में जो सरकार उसको नियंत्रण करके देखती है उसकी भी अच्छाइयाँ आ जाती है। एक और बड़ा फैसला, वो जो बड़ा फैसला है वो है कि तेल कंपनियों को जो एलपीजी की आपूर्ति में पिछले करीब 2 साल से भी ज्यादा तक 300% की बढ़ोतरी हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में, लेकिन जो उपभोक्ताओं को राहत दी गई और सिर्फ 72% की उसमें बढ़ोतरी की गई, तो अब उनके लिए 22,000 करोड़ रुपए का अनुदान। ये उन कंपनियों के लिए कितनी बड़ी राहत? देखिए, तेल मार्केटिंग कंपनियों की अगर इस समय आप वित्तीय स्थिति देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। पहली तिमाही में हमने उनका काफी घाटा देखा, दूसरी तिमाही में भी इस बात की आशंका है कि उनका घाटा काफी ज्यादा होगा जी। और वहीं पर उनके लिए जो सामान वो बेचते हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की हम बात करें या रसोई गैस की बात करें, हवाई ईंधन की बात करें या गैस की बात करें, हमारा जोर यहाँ पर 3 चीजों पर होता है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस। और हवाई ईंधन की कीमत तो आपको पूरी मिल जाती है, उसमें समस्या नहीं है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस चूंकि एक व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होता है तो उसकी कीमत में उस
उस हद तक बढ़ोतरी नहीं की जाती है जितनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियां कहती है। अब उसका नुकसान ये हुआ कि अगर आप 300% की बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुई हो और ग्राहक तक सिर्फ 72% ही पास ऑन किया गया है, तो इसका मतलब है कि 228% का घाटा है। अब इस 228% के घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए का वन टाइम ग्रांट है। और यहां पर यह भी हमको ध्यान में रखना है कि आपके देश में 8 करोड़ उज्ज्वला कस्टमर है। बिल्कुल, उस 8 करोड़ उज्ज्वला कस्टमर को ध्यान में रखते हुए ऐसी हमें व्यवस्था विकसित करनी है जिससे कि उनका सप्लाई अफेक्ट ना हो। तो ये जो 22,000 करोड़ रुपया वन टाइम ग्रांट है, इससे तेल कंपनियों को काफी मदद मिलेगी और रसोई गैस की जो आपूर्ति, चाहे वो सामान्य ग्राहक को कर रहे हो चाहे वो उज्ज्वला को कर रहे हैं, उसके ऊपर उनको परेशानी नहीं आई। एक इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है कि यूरिया के दामों में जब बढ़ोतरी हुई थी तो उस अंतर्राष्ट्रीय कीमत में जो वृद्धि हुई थी उसका पूरा वहन सरकार ने कर लिया था और उसको किसानों तक नहीं जाने दिया था उस वृद्धि को। तो ये जो फैसला है जिसमें कि करीब करीब 3/4 हिस्सा वो सरकार ने अपने ऊपर बोझ उठाया है और सिर्फ 1/4 हिस्सा जो बढ़ोतरी का है वही उपभोक्ताओं पर डाला गया है। तो ये एक बड़ी राहत खास तौर पर पोस्ट कोविड का जो समय है इसमें लोगों के लिए रहा है। बिल्कुल, और मैं आपने चूंकि यूरिया का जिक्र किया, आज ही वित्त मंत्री ने, मतलब आज क्या कहना चाहिए, मंगलवार की बात है, चूंकि अमेरिका का जो मंगलवार का रात शाम का समय था, हमारे हिसाब से वो बुधवार की सुबह तक हम लोग पहुंच चुके थे, आधी रात का था। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीते साल के दौरान फर्टिलाइजर के प्राइस जितने बढ़े हैं उससे 10 गुना ज्यादा कीमत हमें अदा करनी पड़ी है, लेकिन हमने कस्टमर को, किसानों को हमने उसका बोझ नहीं डाला है। यानी कि आप देखिए, यूरिया के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और जो एनपीके भी है, जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स है, उसमें उस तरह की बढ़ोतरी हमने देखी नहीं है। लेकिन अगर यूक्रेन संकट के बाद हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो फर्टिलाइजर्स के लिए जरूरी चीजें हैं उनके दाम काफी बढ़े हैं, तो हमारे लिए तो वो दाम बढ़े ही हैं। अब हम उसमें किस तरीके से राहत दे सकते हैं, तो चाहे आप फर्टिलाइजर की बात करें, चाहे आप रसोई गैस की बात करें, सरकारी खजाने पर उसका बोझ जो है वो तो आया ही है। बिल्कुल, वो बोझ आया है और उस बोझ को काफ़ी हद तक सरकार ने अपने ऊपर लेने की कोशिश की है और लोगों को राहत देने की कोशिश की है। एक और राहत की बात कर लेते हैं और बारी है अब रेल कर्मचारियों को, जो 78 दिन का बोनस, जैसा कि हम जानते हैं हर साल दिया जाता है और इस बार भी इस बोनस को सरकार ने मंजूरी दे दी है। हम जानते हैं भारतीय रेल में काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, उनके लिए ये जो दिवाली आने वाली है उस दिवाली के लिए, दिवाली से पहले एक बड़ी खुशी। शिशिर, बिल्कुल, देखिए 78 दिन का बोनस जो कि करीबन 17,900 अधिकतम बनता है और एक अच्छी खासी आबादी जो कि रेलवे में जो नॉन गजेटेड एम्प्लॉय है, इसका फायदा नॉन गजेटेड एम्प्लॉय को मिलता है। और वहां पर अगर आप 17,900 अधिकतम, हालांकि वो क्या होता है कि जैसे जैसे स्केल आपका ज्यादा होता है आपके लिए वो पैसा कम हो जाता है, लेकिन मान लीजिए कि 8,000, 9,000, 10,000 रुपए या 17,000 रुपए तक जो पैसे मिलते हैं, 17,900 रुपए तक, वो आपके लिए अतिरिक्त खर्च करने में मदद करता है। बिल्कुल, हालांकि अर्थशास्त्री इसको लेकर के थोड़ी चिंता जताएंगे। चिंता इसलिए जताएंगे कि जब महंगाई बढ़ रही हो तो लोगों के हाथ में आप पैसा क्यों दे रहे हैं, उससे और ज्यादा इन्फ्लेशन। और दूसरी तरफ ये है कि जब बाजार में सामान की मांग बढ़ानी हो तो आपको लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक संतुलन बिठाने की कोशिश है। अर्थशास्त्री इसको अपने नजरिए से देखेंगे, सरकार के देखने का नजरिया अलग होता है। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, सुविमल भट्टाचार्य जी, जो कि पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, सुविमल सर। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, बल्कि शिशिर के साथ हमने उस पर थोड़ी सी चर्चा कर भी ली। पीएम डिवाइन जो योजना है, बजट में उसका प्रावधान किया गया था और अब कैबिनेट ने आज औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी। पूर्वोत्तर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का फोकस रहा है और अब ये करीब करीब 6,600 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को मंजूरी दी गई है। कितना महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर के लिए, पूर्वोत्तर के विकास के लिए, पूर्वोत्तर के लोगों के लिए? लाल सिंह जी, अगर देखें तो प्रधानमंत्री की जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस है जी, जिनको प्रधानमंत्री अष्टलक्ष्मी भी बोलते हैं, बिल्कुल, हाँ, उसके लिए जो स्ट्रेटेजी पिछले कुछ सालों से चलाया जा रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे फोकस है। और अगर आप देखिए, पिछले 2-3 दिन पहले भी
नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की प्लेनरी जो 2 दिन गुवाहाटी में हुए, जिसमें हमारे गृह मंत्री, डोनर मंत्री सब ने 2 दिन एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के हिसाब से कि नॉर्थ ईस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहा इतने अभी कुछ 2-3 सालों में जिस तरीका से रेल, इसके बाद रोड्स और पोर्ट्स और वाटरवेज, ये सारे तीनों सेक्टर्स में, इवन सिविल एविएशन के सेक्टर में जितनी सारी गति अभी आए हैं, उसके बाद जी इसको और आगे क्या कमियां हैं और आगे कौन सा सेक्टर में करना है, और साथ साथ में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग करना है अलग अलग क्षेत्र में, आप कृषि पकड़िए, आप इंटरनेट कनेक्टिविटी पकड़िए, आप रूरल डेवलपमेंट, ये सारे फोकस जो आज नॉर्थ ईस्ट के ऊपर इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्म किया जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये सरकार की फोकस उभरते वो दिखा जा रहा है, और सिर्फ आपके असम में सीमित नहीं है, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क दिखाई दिया है। जैसे आप इसको कई बार बताते हैं कि एक ब्रॉडगेज प्रोग्राम था जिसमें मीटर गॉज को ब्रॉडगेज कन्वर्शन प्रोजेक्ट जो 1996 में स्टार्ट हुआ था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद उसको फोकस देके 2016 में कंप्लीट हुआ है। जी। इसके पहले ये किसी न किसी कारण ये चलता। अब एक कन्वर्शन प्रोग्राम 180 किलोमीटर में कंप्लीट करने के बाद आज मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम की दक्षिण भाग देश के साथ जोड़ के रेल नेटवर्क, तो ये जो रेल जिसमें हमारे कॉमन लोग घूमते हैं, चढ़ते हैं, इनके लिए जो ये सुविधा है। सिमिलरली अगर आप देखें, अब पोर्ट्स में फोकस है, नेशनल वाटरवे 2, मैं बिल्कुल उस चीज पर आने वाला हूं सुविमल जी, कि आज जिस तरह से आपने कहा कि रेल लिंक जो है, जिस तरह पूर्वोत्तर को लिंक करने की योजना उसको काफी तेज गति से पूरी की गई, अब जो ये पीएम डिवाइन है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां पर फोकस होगा, इस पर आपसे जानूंगा। पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौटते हैं तो फिर इस पर करते हैं चर्चा। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैबिनेट के बड़े फैसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, शिशिर सिन्हा जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं और साथ में सुविमल भट्टाचार्य जी जो पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञ हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं सुविमल जी, तो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो पूर्वोत्तर का फैसला है, इस फैसले से युवाओं को काफी अवसर मिलेंगे। तो सुविमल जी, जो हम चर्चा कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, विकास को लेकर के कई प्राथमिकताएं हैं, तो अब जो पीएम डिवाइन की योजना है इसमें पहले किन किन चीजों पर फोकस होगा?
देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीएम डिवाइन में फोकस दिया जाएगा। और ये भी आपकी सोच है कि 2025-26 तक कुछ प्रोजेक्ट्स की इम्पैक्ट और कुछ प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन हो। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा लाल सिंह जी कि यहाँ जो पीएम डिवाइन के अंडर जो 6,600 करोड़ की घोषणा की गई है, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स के जो चल रहे थे, वो इसके बाहर है। और अगर आप सबको ये बात पता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए हर मिनिस्ट्री की 10% एक्सपेंसेस हर साल की बजट जी की खर्चा करना होता है। तो ये जो आपकी एडिशनल एलोकेशन है और एग्जिस्टिंग एलोकेशन से मुझे जो लगता है, ये जो आज कैपेसिटी बिल्डिंग नॉर्थ ईस्ट में, टूरिज्म सेक्टर आप पकड़िए, एग्रीकल्चर पकड़िए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से जो कनेक्टिविटी नेबरिंग कंट्रीज के साथ हो रहा है, इसके लिए जो कैपेसिटी बनाना है, जिसमें आपकी यूथ्स की बड़े अच्छे भूमिका रहते हैं। और ये पॉकेट्स में यूथ्स के उम्मीद करते हैं बिल्डिंग प्रोग्राम की उम्मीदें। चलिए, समय की कमी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो पीएम डिवाइन को मंजूरी दी गई है और प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इसका जिक्र भी किया है कि वहां के युवाओं को अवसर मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर जो है वो पूरी तरह से आगे बढ़ेगा इस फैसले से। आज की चर्चा में इतना ही। हमारे साथ दोनों खास विशेषज्ञ मेहमान जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिशिर आपका भी, और सुविमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।